तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो राजनीतिक विज्ञान। तो इसका जो आपका चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन, यानी कि यूएनओ वाला जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर के बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखने वाले हैं जो कि आपके तीनों ही एग्जाम में आ सकते हैं। जी हाँ बच्चों, तीनों एग्जाम कौन कौन से, जो आपका अभी मिड टर्म एग्जाम होने वाला है उसमें भी आ सकता है ये क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी आ सकता है, और देन जो लास्ट में आपका बोर्ड एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप इसको कह सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स को भी समझाने का प्रयास किया है, वही टॉपिक बाद में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अभी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जय झा 07 है। आपका कोई भी क्वेरी रहता है, कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे इजीली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। टेलीग्राम के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए हमसे क्या करना पड़ेगा आपको, क्लास 12 CBSE 1 2 3 ये सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे। तो हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है क्लास 12 का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी वहां पर जो है सो कि 1.5 कह सकते हैं के से ज्यादा बच्चे, यानी 1500 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप भी जरूर ज्वाइन हो जाइए, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, तो वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो जो हमारा चैप्टर है वो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसके जो है सो कि जो एजेंसियां वगैरह है वो इस चीज के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतरराष्ट्रीय संगठन होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज देख भी पा रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, व्हाट इज यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये यूनाइटेड नेशंस का लोगो है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरह से लोगो है ये यूनाइटेड नेशंस का। तो समझिए कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ बोले तो UNO, ये है क्या भाई, ठीक है। ये चीज समझिए। देखिए पूरी दुनिया मस्त चल रही थी, कुछ दिक्कत नहीं हो रहा था। हमारा टाइम था 1914 से पहले, ठीक है। 1913 तक पूरी दुनिया मस्त चली। उसके बाद क्या हुआ कि 1914 में शुरू हो गया आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि पहला विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरू हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, पूरी ही दुनिया आपस में लड़ने लग गई, और ये जो युद्ध है 1914 से शुरू होकर के 1918 तक चला आपका, ठीक है। कब तक चला, 1914 में शुरू हुआ पहला विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और 1918 में ये हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो खत्म हुआ। अब ये खत्म हो गया तो भाई पूरी दुनिया एकदम चिंता में आ गई कि भाई यार पूरी दुनिया लड़ने लग गई थी। ऐसा युद्ध जो हुआ है इसमें हजारों लाखों लोगों की जान गई हो, ऐसा युद्ध जो है अब दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया जो है एक हो गई, और पूरी दुनिया एक होकर के एक संगठन का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, उसका निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन। क्या नाम रखा गया, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। इसे पूरी दुनिया ने मिलकर के बनाया। इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य या मेन काम कह लीजिए वो ये था कि 1914 से लेकर के 18 तक जो पूरी ही दुनिया आपस में लड़ने लग गई थी, यानी कि जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने लगा, ठीक है, इस तरह से वर्ल्ड वॉर हुआ, उस चीज को वो चीज आपका दोबारा आगामी भविष्य में ना हो। कहने का मतलब ये है कि प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटना आगामी भविष्य में यानी कि फ्यूचर में ना हो, इसके लिए ही लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया, ठीक है। लीग ऑफ नेशन बन गया। अब पूरी दुनिया एकदम शांति से बैठ गई कि चलो हमने एक संगठन बना दिया, सारी दुनिया मिलकर के, अब तो भाई नहीं होगा हमारा दूसरा विश्व युद्ध। लेकिन टाइम बदलता है, और उसके साथ साथ हमारा आ जाता है टाइम 1939 का। कौन सा टाइम आ जाता है, 1939, 1939 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये 1945 1945 तक चलता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब यहाँ पर हमने क्या बनाया था, मतलब पूरी दुनिया ने बनाया था लीग ऑफ नेशन।
ठीक है, ये बनाया था। इसका काम था पहली विश्व युद्ध जैसी घटना यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा जो आपका ये सिनेरियो हुआ था, पूरी दुनिया में युद्ध हो गया था, वॉर हो गया था, ये चीज फ्यूचर में ना हो इसके लिए बनाया गया था लीग ऑफ नेशन। अब क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन का कोई काम तो बचा नहीं, लीग ऑफ नेशन असफल रहा अपने कामों में, तो यहाँ पर लीग ऑफ नेशन को तोड़ दिया गया या कह लीजिए खत्म कर दिया गया, क्योंकि भाई ये अपना काम ही नहीं कर पाया तो क्या फायदा। जैसे आप एक मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन एक उसका मेजर काम है कि कॉल करना। अब सपोज कीजिए कोई मोबाइल आप खरीदे और वो अपना काम ही नहीं कर पा रहे, जैसे कॉल करना है तो कॉल लगेगा ही नहीं उससे, खाली उसमें आप इंटरनेट चला सकते हैं, ठीक है, या फिर इस तरह से फोटो वोटो खींच सकते हैं, तो एक तरह से वो अपना काम नहीं कर पाया तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार से लीग ऑफ नेशन को जिस उससे बनाया गया वो नहीं कर पाया, ठीक है, कि पहला विश्व युद्ध जैसा घटना आगे ना हो इसीलिए तुम्हें बना रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध यहाँ पर हो गया तो पूरी दुनिया ने बोला हटा भाई कोई काम का नहीं है, निकाल इसको। तो फिर क्या हुआ, 1945 तक ये जो है ये 45-46 तक हमारा लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया। अब जो है यूएनओ बनेगा, जिसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हमारा बनता है यूएनओ, ठीक है। यूएनओ बोले तो यूनाइटेड नेशंस, हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 को। कब बनाया गया बच्चों, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बनाया गया और 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें जुड़ा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब यूएनओ बनाया गया, यूएनओ बनाने का क्या मेन मकसद रखा गया, यूएनओ बनाने का मेन मकसद रखा गया कि जैसे पहला विश्व युद्ध हुआ उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनाया, उसको बोला गया था कि आप दूसरा विश्व युद्ध रोकिएगा, लेकिन वो रोक नहीं पाया, दूसरा विश्व युद्ध हो गया। तो पहला और दूसरा ये दो जो विश्व युद्ध हुए थे ऐसी घटना फ्यूचर में ना हो, ठीक है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटना आगामी भविष्य में ना हो, इसके लिए बनाया गया यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया 1945 में बन गया। और 1945 से, जी हाँ बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1945 से लेकर के आज क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, आज तक भी आपका वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, अभी तक तो वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, जिस कारण से यूएनओ आज भी अस्तित्व में है। अस्तित्व में है कि मतलब कि आज भी यूएनओ चल रहा है, पूरी दुनिया को चीजें बताता है और पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया यूएनओ कैसे बना और इसका मेन काम क्या था, ठीक है। और इससे पहले जो हमारा लीग ऑफ नेशन था वो क्या ऐसे टूट गया, क्या रहा, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। लीग ऑफ नेशन का ही उत्तराधिकारी है हमारा यूएनओ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है 4 नंबर, या कह लीजिए इस तरह से मैं आपको दिखाता हूं, ओके, 4 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में कह लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है आपसे, ठीक है, कि भाई हमने यूएनओ या इस तरह से अंतरराष्ट्रीय संगठन तो बना दिए, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बना इसका। तो पहला तो एक आपने देखा कि युद्धों को रोकना, यानी कि वॉर जो होता है ना पूरी दुनिया में उसको रोकना, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो या फिर दो देशों के बीच में युद्ध हो उसको रोकना, ठीक है। और भी कई सारे यहाँ पर आपको मैंने पॉइंट लिख करके दिखा रखे हैं, जैसे कि विवादों को रोकना, विवाद बोले तो दो देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता रहता है, इशू वगैरह होता रहता है, उस चीज को रोकना, ये यूएनओ का काम है। दूसरा उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब क्या कार्य करता है या किस चीज के लिए उसको बनाया गया है, ये समझिए, ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा युद्धों को रोकना यानी वॉर को रोकना, और तीसरा है विश्व के आर्थिक विकास में सहायक करना, यानी कि जो विश्व का, पूरी दुनिया का, पूरी ग्लोब का इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर तेजी लाना, ठीक है, और हेल्प करना उसके अंदर, ठीक है। अगला क्या कारण है, क्या उद्देश्य है यूएनओ को यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने के, वो है आपका प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों से निपटना, ठीक है। जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसमें देखा होगा आपने यूएनओ बढ़ चढ़ करके भाग लेता है और पूरी दुनिया को सहयोग प्रदान करता है, क्योंकि यूएनओ बना कैसे है, ठीक है, यूएनओ बना कैसे है, पूरी दुनिया ने ही तो मिलकर के बनाया है यूएनओ को, अब यूएनओ ही तो पूरी दुनिया की मदद करेगा ना, तभी तो काम बनेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, दो देशों के बीच में या कह लीजिए 5, 6, 7 देशों के बीच में जो सहयोग है, जो एक तरह से कह सकते हैं कोऑपरेशन है, उसको बढ़ाना। वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है आपका
उससे निपटना और पूरी दुनिया को समझाना कि कैसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये कई सारे लगभग यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट आपको दे दिए हैं। इन 6 पॉइंट्स को अगर आप एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो 6 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। अगर 4 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो इनमें से कोई सा भी 4 आप पॉइंट जो है सो कि एक्सप्लेन कर दीजिए, इजीली आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैं हिंदी में भी बात करूंगा प्लस में इंग्लिश में भी बात करूंगा। काफी सारी चीजें मैं आपको इंग्लिश में दिखाऊंगा और जहां पर आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा वहां पर इंग्लिश में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा बच्चों। ठीक है, तो दोनों ही बच्चे यानी कि दोनों ही मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम के भी और इंग्लिश मीडियम के, दोनों ही मीडियम के बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। ठीक है, कुछ नया ट्राई करने का कोशिश किया मैंने, आई होप कि आपको पसंद आए। आगे चलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखिए, यूएनओ के अंग। जी हाँ बच्चों, जैसे कि हमारा बॉडी है, हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर के मतलब अलग अलग अंग आपको देखने को मिलेगा। जैसे 2 हाथ है, 2 हाथों का काम अलग है। हमारा एक सर है, सर का काम अलग है। 2 आंख का काम अलग है। ठीक है, नाक का काम अलग है, मुंह का काम अलग है, पैरों का काम अलग है। तो ये सब क्या है, हमारे शरीर के अंग है। ठीक है, जैसे हम लोग नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, हाथों से कोई भी कार्य को करते हैं, पैरों से चलते हैं, तो हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग है उसके कार्य भी अलग अलग है। उसी प्रकार से जो यूएनओ है उसके भी अलग अलग अंग है। ठीक है, कौन कौन से अंग है? एक तो है आपका सुरक्षा परिषद, दूसरा है आपका महासभा, तीसरा है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, चौथा है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है आपका सचिवालय और छठा है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, तो ये टोटल 6 अंग है यूएनओ के और इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है? पहला वाला है सुरक्षा परिषद। ठीक है, तो एक एक करके थोड़ा सा यहाँ पर ये मैंने आपको सपोर्टिंग मटेरियल से निकाला है, काफी अच्छा दे रखा है इसलिए निकाला है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें सुरक्षा परिषद की, इसका नाम सुरक्षा परिषद है। तो इसके सदस्य कितने होते हैं, यानी कि मेंबर कंट्री कितने होते हैं? 5 तो इसमें स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य मतलब परमानेंट मेंबर, और 10 जो होते हैं इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं, यानी कि ये परमानेंट मेंबर नहीं होते हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो टोटल मेंबर कितने होते हैं आपके सुरक्षा परिषद के? ये होते हैं 15 मेंबर, जिसमें से 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 परमानेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहां पर है? अमेरिका में स्थित है। और इसका बनाने का क्या उद्देश्य है, मतलब क्या इसका कार्य क्या है? एक तरह से शांति एवं सुरक्षा कायम रखना और सैन्य कार्यवाही करना। ठीक है, जहां पर सैन्य कार्यवाही की जरूरत पड़ती है, मिलिट्री एक्शन की जरूरत पड़ती है, वहां पर सुरक्षा परिषद मिलिट्री एक्शन भी करता है, और जहां पर शांति और सुरक्षा बनाने की बात आती है तो वहां पर सुरक्षा परिषद शांति वगैरह बनाए रखता है। ठीक है, तो ये है आपका सुरक्षा परिषद। अगला है हमारा महासभा। महासभा में टोटल कितने मेंबर है? 193 मेंबर है, जिसका महासभा का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। और इसका क्या काम होता है, क्या उद्देश्य है? सदस्य प्रवेश व निलंबन एवं बजट पारित करना, यानी कि बजट वगैरह ये पारित करता है। ठीक है, फिर आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसमें 14 मेंबर होते हैं, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। ठीक है, और ये सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए जैसे कि ये कार्य करता है इस तरह से विशेष क्षेत्रों के संदर्भ में। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में दे रखा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो 15 इसमें न्यायाधीश होते हैं, यानी कि 15 जज होते हैं। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय हैंग नीदरलैंड में है। ठीक है, और न्यायालय क्या काम करता है? विवाद वगैरह को, झगड़ों वगैरह को, सीमा विवाद जो होता है ना उसको सुलझाने का कार्य करता है। अगला है हमारा सचिवालय। इसके अंदर महासचिव होता है और प्लस में अन्य कर्मचारी होते हैं। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के नित्य कार्यों का संचालन करना, यानी कि यूएनओ के जो कार्य होते हैं, काम होते हैं, उनको संचालित करना, ठीक ढंग से चलाना। ठीक है, ये सचिवालय का काम होता है। अगला है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग, वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसके अंदर टोटल 57 मेंबर होते हैं और इसका भी जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इसका क्या काम है? आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विचार करना और महासभा को रिपोर्ट भेजना, ये इसका उद्देश्य है या कार्य है, ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 6 अंगों के बारे में मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो आपका सुरक्षा परिषद है, ठीक है, तो ये हमारा काफी पावरफुल होता है। इसके अंदर आपको एक वीटो पावर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर कई बारी क्वेश्चन बन जाता है आपका 2 नंबर में, कई बारी 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ वीटो पावर क्या है।
ठीक है, तो ध्यान से समझिए वीटो पावर क्या है और सुरक्षा परिषद के बारे में थोड़ी सी चीजें यहाँ बता रखा है। मैंने बताया यूएनओ के सबसे शक्तिशाली अंगों की बात करें तो वो है आपका सुरक्षा परिषद। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसके अंदर से 5 जो होते हैं स्थायी होते हैं। और 5 स्थायी कौन से सदस्य हैं, मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था हमारा, वो हुआ था आपका 1914 से लेकर के 1918 तक। ठीक है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक। ठीक है, तो जो देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते थे वही देशों को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिल गई थी। कौन कौन से देश थे आपके, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। यही सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते थे और इनको जो आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर सिलेक्ट कर दिया गया, यानी कि जो सुरक्षा परिषद है उसका ये परमानेंट मेंबर है। ठीक है, तो 5 देशों के नाम याद रखिएगा, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है, 5 स्थायी सदस्य। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं, यानी कि जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, 2 साल के लिए चुने जाएंगे, फिर उसके बाद फिर कोई और चुना जाएगा, फिर कोई और चुना जाएगा, इस तरह से होता है। भारत भी जो है सो कि अभी चुना गया है कुछ टाइम पहले। ठीक है, और स्थायी सदस्य तो जो स्थायी सदस्य होते हैं यानी कि जो परमानेंट मेंबर होते हैं सुरक्षा परिषद के, उनके पास निषेधाधिकार होता है, यानी कि वीटो पावर होता है। वीटो पावर क्या होता है, ये एक ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो कि एक जो है सो कि देश को, यानी कि ये 5 देश है ना, पांचों देशों को कह लीजिए बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है। मैं एग्जांपल के जरिए बताता हूं, जैसे यूएनओ में टोटल 193 मेंबर है। ठीक है, जिसमें से अगर कोई प्रस्ताव आया, जैसे कि प्रस्ताव आया, मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज करेंगे, जैसे कि हम लोग कार्बन वगैरह जो है सो कि कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़ेंगे और वैश्विक ताप को है वो मतलब कम करेंगे। ठीक है, इस तरह से करके तो ये प्रस्ताव आया मान लीजिए, और इस प्रस्ताव को पास कराया गया सब जगह से, और फिर आया यूएनओ के सुरक्षा परिषद में। यहाँ पर क्या हुआ कि अगर एक मेंबर ने बोल दिया भाई मैं इस चीज को पास नहीं करवाऊंगा, मैं वीटो कर रहा हूं, मतलब मैं अपना निषेध अधिकार, नकारात्मक जो अधिकार है वो इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर मान लीजिए यहाँ पर यूएसए भी आ गया, एक मेंबर की बात कर रहा हूं, यूएसए यानी कि अमेरिका आ गया एक तरफ, और 192 यानी कि 192 देश एक तरफ आ गए, और ये एक अकेला देश एक तरफ आ गया, तो ये जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं होगा, यानी कि कोई भी चीज लागू नहीं होगी। एक अगर इस 5 देश में से कोई एक देश भी वीटो लगा देता है तो। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आज तक 2022 चल रहा है, अभी 2022 तक सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया है इन 5 में से, तो रूस ने सबसे ज्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। अगर पूछेगा 1991 से पहले किसने किया था, तो यूएसएसआर ने किया था आपका। ठीक है, किसने किया था, यूएसएसआर ने। ठीक है, यानी कि सोवियत संघ ने किया था। तो समझ में आया, वीटो पावर एक ऐसा मतलब एक शक्ति होता है जिसके जरिए किसी भी जो प्रस्ताव है उसको हम लोग नकार सकते हैं। इन 5 देशों के द्वारा नकारा जा सकता है, वो बोलेंगे कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। इन 5 में से कोई एक भी वीटो इस्तेमाल कर लिया ना, तो पूरी दुनिया एक तरफ और ये अकेला देश एक तरफ, वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, इतना ज्यादा पावरफुल है ये। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इतना। आगे चलते हैं। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है आपसे, ये 6 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। भाई क्यों बनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय संगठन, तो मैंने आपको ऑलरेडी वो सारी चीजें बता दी थी। यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर आपको अगर पूछे उद्देश्य बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के, या अंतरराष्ट्रीय संगठन के उद्देश्यों को बताइए, या फिर आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों बनाए जाते हैं ये बताइए, तो आपको यही मेन पॉइंट्स इसमें से लिखने हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोई भी संगठन बनाया जाता है ना इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे आप ले लीजिए आपका आसियान हो गया, ठीक है, आपका जो है सो कि सार्क हो गया, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, आपके यूरोपीय संघ हो गए, तो सबका मेन काम जो है ना यही होता है। ठीक है, वैश्विक ताप वृद्धि को रोकना, आर्थिक सहयोग को बढ़ाना पूरी दुनिया में, प्राकृतिक आपदाओं को रोकना, विश्व में आर्थिक सहायता को इस तरह से करना, युद्ध वगैरह को ना होने देना, विवादों को निपटाना, तो मेन यही होता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताइए, ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो ये लिख दीजिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता जो है सो कि हमें
क्यों पड़ती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो भी आपको क्या लिख रहा है, वही लिखना है। ठीक है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है और आंसर में आपको यही लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब एक एक करके हम लोग चीजों के बारे में देखते हैं, जैसे यूनेस्को हो जाएगा, WHO हो जाएगा, ILO हो जाएगा, इन सब के बारे में समझते हैं। तो पहला हमारा है कि यूनेस्को क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी एक बार समझते हैं कि भाई यूनेस्को है क्या चीज। ध्यान से समझिए यूनेस्को क्या है। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर में, 4 नंबर में या 6 नंबर में भी पूछ सकता है। 6 नंबर में तो कम चांस है, लेकिन 2 या 4 में पूछ सकता है। यूनेस्को क्या है, देखो यूनेस्को का पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि ये इस्टेब्लिश हुआ था हमारा 4 नवंबर 1946 यानी 1946 को। इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है, और इसके सदस्य देश कितने हैं, यानी मेंबर कंट्री कितने हैं, वो है 193। ठीक है, तो फुल फॉर्म ये हो गया आपका, और स्थापना से लेकर के मुख्यालय से लेकर सदस्य देश ये हो गए आपके। ये बेसिक बातें आपको पता चल गई यूनेस्को के बारे में। अब देखिए यूनेस्को बनाया गया तो क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य ये है कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार को बढ़ावा देना, यानी कि प्रमोट करना, पेडागोजी, कल्चर एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना और परस्पर संवाद और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी कि जो पूरी वर्ल्ड की संस्कृति वगैरह इन सब को बढ़ावा देना। आपने ये भी सुना होगा कि ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया, जैसे कि आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा, तो इसको मतलब एक तरह से संरक्षित कर दिया जाता है यूएनओ के द्वारा, यूएनओ कह रहा हूं, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, ऐसे ही पूरी दुनिया में यूनेस्को बहुत सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाता है। ठीक है, यानी कि उसको संरक्षित कर देता है, पैसा देता रहता है टाइम टाइम पे कि इसको संभाल के रखे। क्यों, ताकि उससे क्या है, जो सांस्कृतिक विविधता है उसको बढ़ावा दिया जा सके, साथ साथ परस्पर संवाद और शांति की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यूनेस्को के उद्देश्य है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं बच्चों यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में ये पूछ सकता है आपके। यूनिसेफ का जो हिंदी में फुल फॉर्म होता है, यानी कि आप देखिए पूरा नाम होता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, और इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी कि ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में हुआ था। इसके जो मेंबर कंट्री है यानी कि सदस्य देश है, ये 193 है, और इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, जो कि न्यूयॉर्क कहां पर है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। ठीक है, अमेरिका के अंदर। अब हम लोग अगर बात करें यूनिसेफ की, आपका जो उद्देश्य होता है वो क्या है, तो वो थोड़ा सा समझ लीजिए। यूनिसेफ के उद्देश्यों की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चों के लिए आपातकालीन निधि एकत्रित करना, यानी कि जो फंड्स होते हैं, पैसे इकट्ठा करना बच्चों के लिए, पूरी दुनिया के बच्चों के लिए। ठीक है, जो असहाय हैं, जिनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। अगला है शैक्षिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना, यानी कि एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना दुनिया के गरीब से गरीब देशों को। जैसे कि अफ्रीका में आप देखेंगे तो यूनिसेफ ने काफी काम किया है, वहां के बच्चों को काफी सारी चीजें प्रोवाइड करवाई है ताकि वो सब पढ़ लिख सके और एजुकेटेड बन सके और दुनिया की जीडीपी में एक अहम रोल निभा सके। ठीक है, अगला है विकासशील दुनिया में बाल जन्म दर को बढ़ाना, यानी कि जो आपका बर्थ रेट है। ठीक है, आप देखेंगे कई सारे देशों में, जैसे अफ्रीका का एग्जांपल ले लीजिए, तो वहां पर बर्थ रेट कम है, यानी कि बच्चे पैदा होने के बाद मर जाते हैं या बच्चे पैदा ही नहीं हो पाते इस तरह से। ठीक है, तो उस चीज को बढ़ावा देना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा हो और वो सस्टेन कर सके, जिंदा रह सके। ठीक है, अगला है हिंसा और दुरुपयोग से बच्चों का संरक्षण करना, यानी कि प्रोटेक्शन करना फ्रॉम वायलेंस एंड अब्यूज। कई सारे देशों में आप देखेंगे बच्चों को मारा पीटा जाता है, उनके साथ खास करके जो बच्चियां होती है, छोटी छोटी बच्चियां, उनके साथ यौन शोषण वगैरह भी किया जाता है, तो उस चीज को रोकना, ये होता है यूनिसेफ का काम। अगला है विभिन्न रोगों से शिशुओं का टीकाकरण करवाना, जैसे पोलियो हो गया इत्यादि आप लिख सकते हैं। उसके आगे है बच्चों को पर्याप्त पोषण और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना, यानी कि प्रोवाइड करवाना, आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू चिल्ड्रन, ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके, कम से कम एटलीस्ट सरवाइव कर सके। तो ये सारे काम है यूनिसेफ के, या कह लीजिए उद्देश्य है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं,
अब देखते हैं कि WHO क्या है। इसके बारे में तो आई थिंक आप सबने कोरोना काल में सुना ही होगा कि भाई WHO ने ये बोला, WHO ने वो गाइडलाइन जारी की, ठीक है, आई थिंक आपने सबने सुना होगा। तो समझते हैं WHO है क्या भाई, ठीक है। WHO, देखिए WHO की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको हिंदी में बोलते हैं। ये जो बना था हमारा, ये बना था 7 अप्रैल 1948 को। कब बना था ये, इस्टेब्लिश कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहां पर है बच्चों, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अगर हम लोग उद्देश्यों की बात करें तो आप यहाँ चित्र के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या करता है, पूरी दुनिया में रोगों से लड़ने के लिए देशों की मदद करता है, महामारी से बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, सभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सभी संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्य करता है। जैव चिकित्सा अनुसंधान अन्य संगठनों के साथ मिलकर के काम करता है। व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करता है, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल हो, NGO वगैरह हो, ताकि क्या हो, बीमारियों को रोका जा सके, महामारियों को रोकता है ये। जैसे आपने कोविड के बारे में सुना होगा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 जो है उसको रोकने और पता लगाना में वैश्वीकरण कह रहा हूँ, विश्व के लेवल पर टीकाकरण का अभियान चलाने में WHO की एक कह सकती है बहुत अहम भूमिका रही है, ठीक है। तो WHO क्या करता है, आपका पूरी दुनिया में स्वास्थ्य से संबंधित सब चीजों की देखरेख WHO करता है। ये इंश्योर करता है कि महामारियों को कैसे रोका जा सके। वर्तमान समय में जो कोविड-19 फैला हुआ है तो उसको रोकने में, और जो नए नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं आपके कोविड-19 को, उसको रोकने में भी कह सकते हैं UNO का ये जो भाग है ये काम करता है, ठीक है। और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो आपका WHO है ये मंकी पॉक्स हो गया, विभिन्न प्रकार की महामारियों को रोकने में बहुत ज्यादा मदद करता है। टीकाकरण के लिए, जैसे पोलियो वगैरह के लिए भी जो आपका WHO है उसने बढ़ चढ़ करके पूरी दुनिया में सहयोग किया है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मेन काम क्या है, पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाए रखना और अनेकों प्रकार की चीजों से, बीमारियों से, महामारियों से पूरी दुनिया को बचाना, पूरी दुनिया के देशों को बचाना, ठीक है। तो ये है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कार्य, या कह लीजिए उसके जो मतलब उद्देश्य है वो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं ILO के ऊपर। ILO बोले तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। जैसे कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा, ये जो संगठन है ये लेबर के लिए बात करता है कि लेबरों का 8 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं करवा सकते, लेबरों के ऊपर बात करता है, उनके अधिकारों के ऊपर बात करता है, ठीक है। जो लेबर लोग है, जो वर्कर लोग है उनके ऊपर, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1919 के अंदर, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर एक बार मैं करेक्ट करना चाहूंगा, एक बार आप, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत है शायद, ये आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा ILO की स्थापना कब हुई थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, ये मुझे जहां तक लग रहा है ये गलत है शायद, अगर मैं सही हूं तो आप एक बार कमेंट करके बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। इसके अंदर टोटल 187 कंट्री मेंबर है इसके, ठीक है, सदस्य हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर 187 इसके टोटल सदस्य देश है, मेंबर कंट्री है, और हेडक्वार्टर जो है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, यानी कि मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। आगे चलते हैं। अब देखिए इसके क्या काम है, यानी कि ILO बन तो गया लेकिन इसके कुछ काम भी तो होंगे ना, तो उसके काम को समझिए। देखिए, सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को बढ़ावा देना, यानी कि सामाजिक लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो जो न्याय होता है वो सभी को मिल सके, और ज्यादातर लेबरों के बारे में बात करता है। देखिए, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के माध्यम से श्रमिकों के लिए काम करना, श्रमिकों को एक अच्छा रहन सहन की सुविधा मिलनी चाहिए, इन सब चीजों की बात करता है ये। श्रमिकों के लिए सुरक्षा, समानता और सम्मानजनक स्थितियों को बनाए रखना, कि भाई जो श्रमिक है, जो लेबर है, वो सुरक्षित रहे, उनको समानता मिले, समाज में एक सम्मानजनक स्थिति से वो जी पाए,
तो इस चीज को वो बढ़ावा देता है ILO। रोजगार के अच्छे अवसर को प्रोत्साहित करता है कि भाई ये रोजगार के अच्छे अवसर हो सकते हैं, इसको प्रमोट करना चाहिए। तो इसके अंदर जो ILO है ये क्रिटिकल रोल निभाता है, यानी कि महत्वपूर्ण जो है सो कि रोल निभाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ILO के बारे में, ठीक है। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण एजेंसी वगैरह के बारे में आप समझ सकते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको समझना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है, हैंड रिटन है, तो ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद, मैंने आपको बताया था सुरक्षा परिषद के बारे में अभी, उसमें भारत को स्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लेता है, ठीक है। भारत क्यों सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहिए आज के टाइम की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारे कारण हैं। जैसे आबादी के दृष्टि से देखा जाए तो भारत एक बड़ा राज्य है। भारत अगर की बात करें तो देखेंगे दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी भारत में देखने को मिलेगा। भारत में लोकतंत्र है, ठीक है, जिस कारण से भारत को वहां पर एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आर्थिक ताकत है भारत, आज वही दुनिया का चौथा या पांचवा सबसे बड़ा GDP है हमारा, लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर। जी हाँ बच्चों, बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है हमारी। यूएनओ में हमारा योगदान रहता है, हालांकि कम योगदान देते हैं हम लोग, कम पैसा वैसा देते हैं, 0.82% या इस तरह से करके हम लोग योगदान देते हैं यूएनओ में, लेकिन योगदान है। जब से यूएनओ बना है तब से ही हम लोग यूएनओ के अंदर योगदान देते आए हैं। अगला है शांति बहाली में भारत का योगदान देखने को मिलता है। पूरी दुनिया में कहीं भी लड़ाई होता है तो यूएनओ वाले हमारे ही देश से सेना ले जाते हैं। वही मैंने आपको बताया था ना इससे पहले वाले चैप्टर में, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, तो वही वाले सेना मंगाते हैं यूएनओ वाले। और देखेंगे तो ज्यादातर सेना हमारे देश से और इधर बांग्लादेश से, नेपाल वगैरह से ही जाता है, ठीक है। तो इसमें भी यूएनओ में रहता है भारत का योगदान। अगला है मानव अधिकारों की रक्षा करने के, उसमें भी भारत आगे रहा है ह्यूमन राइट के ऊपर। और यही सारे मापदंड है यूएनओ में। अगर आपको एक परमानेंट मेंबर बनना है तो आबादी होनी चाहिए आपकी, लोकतंत्र होना चाहिए, और इकोनॉमी भी अच्छी होनी चाहिए, यूएनओ में आपका योगदान भी होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, ठीक है, शांति बहाली में भारत का योगदान रहा है जो कि होना भी चाहिए, और मानव अधिकारों की आप रक्षा करनी चाहिए। इस सभी मापदंडों पर भारत खरा उतरता है, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि भारत जो है यूएनओ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों, तो जो स्थायी सदस्य हैं उसकी सूची में आना चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए इंडिया को यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुरक्षा परिषद के कार्य बताइए। अब देखिए सुरक्षा परिषद बन गया हमारा, उसके कुछ काम भी तो होंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है। पहला काम, विश्व में शांति स्थापित करना, पूरे ही वर्ल्ड लेवल पे जो पीस है उसको मेंटेन करके रखना। अगला, किसी देश द्वारा भेजी गई शिकायतों पर चर्चा करना। अगर कोई देश, कोई कंट्री कुछ कंप्लेन करता है तो उस पर जो है सो कि चर्चा करना। फॉर एग्जांपल अभी यूक्रेन एंड रशिया का वॉर हो रहा है, ठीक है, तो यूक्रेन क्या करेगा, यूएनओ में जाएगा और सुरक्षा परिषद में जाएगा, वहां पर जो है सो कि अपनी अर्जी डालेगा कि ये मेरी कंप्लेन है, देखो रशिया ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर आप जो है सो कि देखिए और चर्चा कीजिए, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी शिकायतें आती हैं यूएनओ के सुरक्षा परिषद में, उसके ऊपर चर्चा करता है ये। अगला है अपने निर्णय को लागू करवाने की कार्यवाही करना। जो भी सुरक्षा परिषद का निर्णय होता है उसको लागू करवाता है, और झगड़ों का निपटान करता है, ठीक है, निपटारण करता है, यानी जो भी झगड़े वगैरह होते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं देशों के बीच में, उसको निपटाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफी सारी चीजें मैंने इसके अंदर डिस्कस की आपसे। अगर कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का इस तरह से घंटी या घंटा कुछ भी कह लीजिए उसका आइकन शो करने लगेगा। इसको प्रेस करके आपको क्या करना है, ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे जो भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।